हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमजीसीआई। प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज में FLT 7 आप दे चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी सॉल्यूशंस। होप सो पिछले टेस्ट की जो भी मिस्टेक्स आपने की है वो इस टेस्ट में आपसे रिपीट ना हुई है और आपका स्कोर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 बोलता है फंजाई आर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ। बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें फंजाई की तो 4 क्लासेस कौन सी जानते हैं हम, सीक्वेंस में ही अगर हम याद रखें, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, फिर एबीसी होता है ना, वैसे एबीडी है, बेसिडियोमाइसिटीज एंड लास्ट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। फंजाई आर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ। किस बेसिस पे आपने फंजाई को डिवाइड किया है? कवकों को 4 वर्गों में किस आधार पर विभाजित किया गया है? ए ऑप्शन मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। क्या माइसीलियम के आधार पर कवक जाल की आकृति, मतलब माइसीलियम जानते हैं आप, नेटवर्क ऑफ हाइफी। तो जब माइसीलियम की बात की थी हमने तो फाइकोमाइसिटीज में आपको याद हो रहा है, अगर हम माइसीलियम देखते हैं तो माइसीलियम फाइकोमाइसिटीज का कैसा था? ए सेप्टेट। अब अगर सेप्टा नहीं है, से ऐसा है, तो जो न्यूक्लियस है उसके होने के कारण से माइसीलियम का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? सिनोसिटिक मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिनोसिटिक। ठीक है, अगर हम इन तीनों की बात करें तो इन तीनों का माइसीलियम है ब्रांच्ड और सेप्टेट। तो पहला तो ऑप्शन बिल्कुल सही बोल रहा है, ये आप मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के बेसिस पे इनको सेपरेट कर सकते हैं। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु जनन की विधि, स्पोर फॉर्मेशन का तरीका कैसा है? एसेक्सुअल मेथड्स फॉलो कर रहे हैं, सेक्सुअल मेथड्स फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्लियरली बताती है सेक्सुअल स्पोर्स के नाम, एसेक्सुअल स्पोर्स के नाम। ठीक है, सो ये ऑप्शन भी सही बैठ रहा है। टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, फलन काय का प्रकार। फ्रूटिंग बॉडीज में हम क्या देखते हैं बेटा? फ्रूटिंग बॉडीज, कोनिडियोकार्प्स, जिसपे आते हैं कोनिडिया, कैसे आ रहे हैं? एक्सोजीनस आ रहे हैं, एंडोजीनस आ रहे हैं, ये भी हम क्लासरूम में डिस्कस कर चुके हैं। देन बेसिडियोकार्प्स, इस पे आते हैं बेसिडियास, सिमिलरली इसका भी कैरेक्टर देख चुके हैं। देन एस्कोकार्प में एस्कस और उसमें एस्कोस्पोर्स, तो ये भी सही है। ये भी तरीका आप यूज करते हैं टू क्लासिफाई दी फंजाई। तो ये सारे ऑप्शन ही सही है बेटा, तो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, सभी कैरेक्टर्स के बेसिस पे आप फंजाई को क्लासिफाई करते हैं। सेकंड, क्वेश्चन नंबर 102, स्टोर्ड फूड ऑफ रेड एल्गी इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर। लाल शैवाल का संचित भोजन संरचना में समान होता है किसके? हमने पढ़ा है कि रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च, अब ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है ना, ये डी से याद रखा करो आप, फ्लोरिडियन, ये मिलता है रेड एल्गी में। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है किसके जैसा? लिखा है ना, ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन। देखें अब ऑप्शन, काइटिन नहीं, मैनिटॉल बिल्कुल नहीं, ये ब्राउन एल्गी में मिल रहा था। अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन बिल्कुल ये लग रहा है, ग्लाइकोजन एंड काइटिन नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका सी, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, डायरेक्टली एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 103, चूज द इनकरेक्ट, ध्यान से पहले तो ये मार्क कर लिया करो क्या पूछा है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन, सही बात है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो हो रहा था बेसिडियोमाइसिटीज में वो फ्रेगमेंटेशन से हो रहा था, तो ये स्टेटमेंट सही है, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। रस्ट, स्मट एंड मशरूम आर रिलेटेड विद दिस ग्रुप। बेसिडियोमाइसिटीज में रस्ट फंजाई, क्या नाम है? पक्सीनिया, स्मट फंजाई यूस्टिलेगो और मशरूम एगारिकस, ये तीनों ही रिलेटेड है बेसिडियोमाइसिटीज से, बिल्कुल सही बात है।
कैरियोगामी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन दी बेसिडियम, एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल सही। केंद्रक संचलन अर्धसूत्रण बेसिडियम में ही होता है, ठीक है। कॉमनली नोन एग्जाम्पल्स आर एगैरिकस, एस्पैरिजिलस, अल्टरनेलिया। कैसे कर दिया, ये तो मशरूम ठीक है, इसी में आता है, पर एस्पैरिजिलस नाइगर किस में आता है, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। अल्टरनेरिया एग्जाम्पल आपको कराया था कैडेट, जिसमें कोलिटोट्राइकम ड्यूटेरोमाइसिटीज में, और अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा। तो ये क्या है, ड्यूटेरो का एग्जाम्पल है। तो ये गलत हो गया, तो आपको रॉन्ग ही तो चुनना था, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट 104, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। देखो, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर इज नॉट फाउंड इन, नहीं मिलता है, त्रिज्यात सममित पुष्प नहीं पाए जाते हैं। तो पहले तो हम जिस ट्रिक से याद करते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब होता है रेडियल सिमेट्री। इसका एग्जाम्पल था MCD, M stands for mustard, C stands for chili and धतूरा, ठीक है। तो ये तीनों एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल है। और अगर हम जाइगोमॉर्फिक में देखें तो बताया था ना, जो बाइलेटरल सिमेट्री है उसके एग्जाम्पल है, कैसा गुल खिलाया, किसने खिलाया था, पी बेन ने, पी बेन, कैसा गुल खिलाया। तो अब मस्टर्ड, दतूरा, चिली, ये किसके एग्जाम्पल है, एक्टिनोमॉर्फिक। पर आपको क्या ढूंढना है, एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल नहीं, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बच रहा है, गुलमोहर, बिकॉज इट इज एग्जाम्पल ऑफ बाइलेटरल सिमेट्री। कैसा, जाइगोमॉर्फिक। नेक्स्ट 105, बुलीफॉर्म सेल्स आर। देखो, बुलीफॉर्म, बुलीफॉर्म कोशिकाएं हैं, क्या करती हैं, मोनोकॉट्स की बात करें या ग्रासेस की बात करें, तो ग्रासेस में पेलिसेड, स्पॉन्जी, डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, हाँ, बट अडैक्सियल जरूर है, अडैक्सियल, डोर्सल, और नीचे क्या है, अबैक्सियल। तो यहाँ पर कुछ बड़ी साइज की एम्प्टी सेल्स, कलरलेस सेल्स हो जाती हैं, जिसे बोलते हैं हम बुलीफॉर्म सेल्स। जब पानी इसमें फिल्ड होता है तो ये टर्जिट होती हैं, तो लीफ को एक्सपोज रखती हैं, बट जब वाटर स्कैर्सिटी है तो पानी लॉस होने के कारण ये फ्लैसिड होती है और लीफ कर्ल हो जाती है, ठीक है। तो नाउ अडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स इन ग्रास लीव्स, हाँ ये सही है, घास पर्ण में अभ्यक्ष अधिचर्म कोशिकाएं। देख लें आगे भी, जल्दी ना करें। अबैक्सियल एपिडर्मिस, अबैक्सियल बिलो तो होता ही नहीं है, ठीक है। देन अडैक्सियल एपिडर्मिस देख सकते हैं, पर डाइकॉट में नहीं मिलती है, ये बिल्कुल नहीं। अबैक्सियल एपिडर्मल सेल्स इन डाइकॉट लीव्स, बीज पत्री में अपाक्ष अधिजर्म, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए, ठीक है। आपको चाहे फर्स्ट टाइम में आंसर मिल गया हो, ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट ए ऑप्शन ही है, पर फिर भी प्लीज चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट 106, a non-membrane bound cell organelle which is present in animal cell and absent in higher plants। क्लास में बहुत बार रिवीजन कराया है, ऐसा सेल ऑर्गेनेल जिसके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो ऑप्शंस आते हैं कि राइबोसोम भी हो सकता है, सेंट्रियोल्स भी हो सकता है, बट यहाँ पर दिया है which is present in animals and absent in higher plants, और जो सेल डिवीजन में मदद करता है, तो क्लियर कट दिख रहा है आपको, एक झिल्ली रहित कोशिकांग जो जंतु कोशिका में उपस्थित है और उच्च पादपों में अनुपस्थित होता है तथा कोशिका विभाजन में मदद करता है। लाइसोसोम बिल्कुल नहीं, राइबोसोम नहीं, सभी में है, सेंट्रियोल्स सही, ठीक है। तो आंसर होगा सी, सेंट्रियोल्स। Question number 107, polyarch and exarch vascular bundles are the characteristics of बहुआदिरारूप एवं बाह आदिरारूप संवहन बंडल, विशेषता है किसकी। तो अब याद करना, डाइकॉट और मोनोकॉट में जब अपन डिफरेंसेस पढ़ते हैं, ठीक है, और जब रूट सनफ्लावर का जो एग्जाम्पल दिया था डाइकॉट में और फिर एक था मोनोकॉट में, तो जब हम डाइकॉट रूट के कैरेक्टर्स देखेंगे तो इसके अंदर टेट्राज था वेस्क्यूलर बंडल, कैसा था,
टेट्राज, और मोनोकॉट्स में 6 to 8, दैट मीन्स पॉलीआर्च। अब एग्जार्च कंडीशन तो किसका कैरेक्टर्स है? रूट का। एग्जार्च मतलब क्या होता है बेटा? प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम कहाँ है? प्रोटोजाइलम आउटसाइड, ठीक है, और मेटाजाइलम कहाँ है? इनसाइड, है ना। तो ऐसी कंडीशन आपको किस में मिलती है? डाइकॉट स्टेम? बिल्कुल नहीं। द्विबीजपत्री तना? डाइकॉट रूट? नहीं। मोनोकॉट स्टेम? एक बीजपत्री तना? बिल्कुल नहीं। मोनोकॉट रूट? बिल्कुल सही। तो आंसर होगा आपका डी, मोनोकॉट रूट। क्वेश्चन नंबर 108, if there are 24 chromosomes in the PMC कोलन मदर सेल ऑफ ए फ्लावर, देन अगर किसी पुष्प की पराग मात्र कोशिका में 24 गुणसूत्र हैं तो अर्धसूत्रण एक, मतलब मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, अर्धसूत्रण 1 और 2 के बाद परागकण में कितने गुणसूत्र क्रमशः होंगे? तो अब ये याद रखना, पीएमसी 2n इक्वल्स टू कितना दिया है? 24। अब क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट से क्या बने? माइक्रोस्पोर। पर वो माइक्रोस्पोर कितने बने थे बेटा? 2 इन नंबर, तो प्लॉइडी आधी हो गई 12। अब मियोसिस सेकेंड जब तक ना हो, जब तक मियोसिस कंप्लीट नहीं होता, है ना, तो इसके बाद 4 बने, 4 माइक्रोस्पोर। पर क्योंकि मियोसिस सेकेंड इज इक्वेशनल डिवीजन, तो इसमें भी क्रोमोसोम्स कैसे होंगे? n इक्वल्स टू 12। तो आंसर होगा इसका 12 and 12, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, which of the following is not required for ATP synthesis through chemiosmotic hypothesis? देखो, रसोप्रासरणी परिकल्पना द्वारा एटीपी संश्लेषण प्रतिक्रिया के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती? हमने पढ़ा है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, जिसमें चाहिए एक इंटैक्ट मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट और एटीपी सिंथेटिक एंजाइम, मतलब F0F1 पार्टिकल्स। तो देख लेते हैं इनके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? परमिएबल मेम्ब्रेन? अरे परमिएबल थोड़ी होना चाहिए, इंटैक्ट मेम्ब्रेन होना चाहिए। परमिएबल होगा तो कहीं पर भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रोटॉन का ग्रेडियंट मेंटेन ही नहीं रह पाएगा, तो यही गलत हो गया। पर आगे भी देख ले, प्रोटॉन पंप तो लगता है, H+ इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, हाँ बिल्कुल सही है, और एटीपी सिंथेटेज एंजाइम बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा? नॉट रिक्वायर्ड पूछा है, तो ए, ठीक है, परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, द प्लांट्स विथ HN/SLAC, HSK, इसी को हम C4 पाथवे बोलते हैं, आर अडेप्टेड टू, लिखा है पहली लाइन में एनसीईआरटी ने जब C4 पाथवे का जिक्र करा है कि ये कैसे पौधे हैं? ड्राई ट्रॉपिकल एरिया वाले, HN/SLAC पथ रखने वाले पादप अनुकूलित होते हैं कहां पर? ह्यूमिड टेम्परेट रीजन में? नहीं। ड्राई टेम्परेट, ठंडा तो होता ही नहीं है। ह्यूमिड ट्रॉपिकल? नहीं। ड्राई ट्रॉपिकल? बिल्कुल सही। शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए, तो याद रखना है ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज। नेक्स्ट 111, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको सही कथन का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन है चेस्मोगैमस फ्लावर्स आर ऑलवेज शोइंग जिटेनोगेमी। तो पहले तो पता होना चाहिए कि चेस्मो मतलब ओपन फ्लावर्स, ये मैच्योर होते ही खिल जाते हैं। पर क्लिस्टो कैसे हैं? क्लोज्ड। क्लिस्टो कैसे हैं? क्लोज्ड फ्लावर्स, ठीक है। अब अगर ये फ्लावर हमेशा बंद रहेगा तो इसमें तो आपको एक ही संभावना दिखती है ना, ऑटोगेमी की। और अगर ये फ्लावर खुल जाता है तो इसमें ऑटो भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल है तो, जेनो भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन, और इनके बीच का जिटोनो भी हो सकता है, मतलब इसमें सभी प्रकार के पॉलिनेशन हो सकते हैं। अब देख ले ऑप्शन में, चेस्मोगैमस फ्लावर्स ऑलवेज
शो जिटोनोगेमी, ऑलवेज शो जिटोनोगेमी नहीं, ये ऑलवेज ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, तो ये स्टेटमेंट को अपन गलत करेंगे। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स ऑलवेज शो बोथ ऑटो एंड जिटोनो, कैसे बंद है फ्लावर तो कैसे किसी और फ्लावर ऑफ सेम प्लांट पे जा सकता है, तो जिटोनो नहीं दिखाएगा, ये नहीं दिखाता है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स ऑलवेज शो ऑटोगेमी, बिल्कुल सही है। देखो डी ऑप्शन भी देख ले, टेस्मोगेमस फ्लावर्स नेवर शो जेनोगेमी, ऐसा हो नहीं सकता, जेनोगेमी तो दिखा रहा था ये, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक है, ये क्लिस्टो चेस्मो ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं, इनकी स्पीशीज भी आपको याद रखनी जिनमें दोनों फ्लावर्स हैं, एनसीईआरटी ने बताया है, पोमेलिना, वायोला, ओक्सैलिस। क्वेश्चन नंबर 112, When pink and white flowers of Mirabilis, देखो Mirabilis में क्या मिल रहा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने देखा जब गुलाबी पुष्प तथा सफेद पुष्प वाले मिराबिलिस पादप को क्रॉस कराया जाता है तो उनके संततियों का जीन प्रारूप व लक्षण प्रारूप मतलब जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो क्या मिलता है। अब आपको बोला गया है पिंक है, तो पिंक कैसा होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका क्रॉस कराया किससे, व्हाइट से। ठीक है, व्हाइट का होगा जीनोटाइप स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब जब आपने क्रॉस कराया तो इसकी प्रोजेनी आई बेटा कैपिटल आर, गैमीट्स बने कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके बने स्मॉल आर स्मॉल। अब इससे जो प्रोजेनीज बनेंगे उनका जीनोटाइप होगा कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर, मतलब ये रेशो मिलेगा 1:1। तो ये कहीं ना कहीं याद आ रहा है कुछ, दिस इज टेस्ट क्रॉस और कुछ नहीं है, टेस्ट क्रॉस है हेट्रोजाइगस प्रोजेनी को आपने होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस कराया। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस का ही प्रकार दिख रहा है यहाँ पर, तो ये 1:1 रेशो। अब यहाँ 1:1 कहाँ दिख रहा है आपको, देखो जीनोटाइप में, जीनोटाइप क्या होगा कैपिटल हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस 1:1। अब ये कलर कैसा दिखेगा, पिंक और वो व्हाइट, तो दोनों में ही रेशियो इनको क्या मिलने वाला है 1:1, तो आंसर होगा आपका ए। ठीक है बेटा, so 1:1 ratio. How many types of gametes will be produced by male Drosophila by following arrangement of two genes, ये दोनों जीन्स है on X chromosomes। ठीक है, तो ये वाला जो क्रोमोसोम है ना, ये X है ये Y है, एक नर ड्रोसोफिला कितने प्रकार की युग्मक बनाएगा, जिसके X गुणसूत्र पर 2 जीन्स। ठीक है, अब X गुणसूत्र पे 2 जीन्स है। ठीक है, यहाँ पर इनके अलावा क्या होंगे इसके पास, ऑटोजोम्स। अब हमको पता है गैमीट्स बनते समय रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो जो भी ऑटोजोम का नंबर होगा ये भी आ जाएगा हैप्लॉइड फॉर्म में। ठीक है, इनमें से एक होगा एक्स क्रोमोसोम और एक होगा वाई क्रोमोसोम, तो एक बार एक्स क्रोमोसोम के साथ ऑटोजोम्स मतलब एक्स प्लस ऑटोजोम हो जाएंगे और एक बार वाई प्लस ऑटोजोम्स हो जाएंगे। तो कितने प्रकार के गैमीट्स हैं, 2 प्रकार के, एक ही एक। ठीक है, तो आंसर होगा 2। क्लियर, ड्रोसोफिला से रिलेटेड आपके जो लिंकेज रिकॉम्बिनेशन में परसेंटेज दिए हैं वो, और साथ में कौन से कैरेक्टर्स को क्रॉस कराया था वो, ये सारी चीजें याद रखनी। फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ बाइंडिंग ऑफ द अमीनो एसाइल टीआरएनए complexes during translation to an mRNA transcribed by a DNA segment having the base sequence this one। देखो अब ऐसे क्वेश्चंस को मैं करने का एक शॉर्ट अप्रोच आपको बताती हूँ। हमें पता है डीएनए, डीएनए का टेम्पलेट 3'5'। ठीक है, इससे जो ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनेगा वो होगा 5'3". ठीक, नाउ अब इसके बाद जो टीआरएनए होता है ना, ये सपोज से एमआरएनए, जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए के पास होता है एंटीकोडॉन लूप, मतलब इसका जो सीक्वेंस है दिस विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए, है ना, ये क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री टू
mRNA सीक्वेंस। ठीक है, अब एक चीज समझ में आई, ये आरएनए इस डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री है, ये टीआरएनए इस आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब इस डीएनए और इस टीआरएनए में सिमिलैरिटी होगी। जी हाँ, मतलब आपका डीएनए एंड टीआरएनए क्या होगा, सीक्वेंस सेम एक्सेप्ट एट थाइमीन। मतलब जहां जहां पर डीएनए में थाइमीन है, बस वहां पर आप यूरेसिल कर दो और वो पूरा सीक्वेंस आपको टीआरएनए का मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये दो प्लेसेस को चेंज करना है, एक ये और एक ये, है ना। तो सीक्वेंसिंग क्या हो जाएगा, ए यू ए, क्या हो जाएगा, ए यू ए। ठीक है, तो ए यू ए कहाँ दिख रहा है, टीआरएनए में, ये वाला। मतलब सबसे पहला ऑप्शन आपका डी आएगा, लो डी वाला तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको। फिर भी आगे और मैं बता देती हूँ टू क्लियर योर कंफ्यूजन। यहाँ पर सेकंड देखो, ट्रिपलेट देखते हो ना, सी सी सी, ये सेम रहेगा। सी 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 वाला कहाँ है, ए, तो इसके बाद ए आ गया। नेक्स्ट है ए टी की जगह क्या करोगे, ए यू जी, ए यू जी कहाँ दिख रहा है, ये रहा बी, तो ए के बाद बी। लास्ट है ए यू जी के बाद ये ट्रिपल जी वाला सी वाला। क्लियर है। तो अब ऐसा नहीं करना है कि डीएनए का स्टैंड दिया है तो पहले उससे आरएनए बना रहे हैं, फिर आरएनए को देख के फिर उसका एंटी कोडॉन लूप में टीआरएनए में अपोजिट कर रहे हैं। अब ये समझ में आ गया कि जो डीएनए का स्टैंड है वो सेम सीक्वेंसेस रहेंगी टीआरएनए के लिए, एक्सेप्ट एट प्लेस ऑफ थाइमीन आप क्या कर देंगे, यूरेसिल। तो इसका आंसर होगा बेटा बी फॉर बॉम्बे। क्लियर है। नेक्स्ट, what is true for the following food web? क्वेश्चन नंबर 115, इस फूड वेब के लिए क्या सही है। देखो सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल जो होता है ना, आप जानते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है प्रोड्यूसर्स, सेकंड वाला प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब ये हर्बीवोर होते हैं, ये होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब कार्निवोर होंगे, और ये टॉप मोस्ट है। ठीक है, देख लेते हैं ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, डी सी डी ई, बी सी डी, प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं, कहां से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, बी सी डी तक तो ठीक है, पर ई वाला आपका कंज्यूमर है, तो एक ने गड़बड़ कर दी। ई एफ जी एच, ई एफ जी एच आर कार्निवोर्स, नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर्स है, हर्बीवोर है, ये गलत हो गया। के इज हर्बीवोर, के कहाँ गया, के हर्बीवोर कैसे हो सकता है, टॉप मोस्ट कार्निवोर है। ठीक है, तो आई एंड जे मे बी प्रीडेटर और सेकेंडरी कंज्यूमर, आई और जे कहाँ गया, ये देखो सेकेंडरी कंज्यूमर अपन ने लिखा था और शिकारी हो सकते हैं, बिल्कुल सही, तो आंसर होगा इसका डी। ठीक है, नेक्स्ट, मैच द कॉलम ए एंड बी, मैच करना है, पीजीआर से आ गया ये क्वेश्चन आपका। ऑक्सिन के लिए क्या करता है, ऑक्सिन, देखो ऑक्सिन हेज मेकिंग में, मतलब अरे ऑक्सिन टिप पे होता है, हमने पढ़ा है, एनसीईआरटी बोलती है टी प्लांटेशन में हेज मेकिंग में ऑक्सिन, देखते हैं कैसे ऑक्सिन का एप्लीकेशन नहीं, डीकैपिटेशन करते हो तो हेज मेकिंग में यूज होता है, तो ऑक्सिन से रिलेटेड है। थर्ड, ठीक है, दो ऑप्शन है, थर्ड वाले एक का थर्ड। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन बढ़ाता है, तो साइटोकाइनिन क्या कराएगा, लेटरल रूट्स, सॉरी लेटरल बर्ड्स का फॉर्मेशन कराएगा, तो मतलब ये होगा फर्स्ट, ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस। एबीए सीड डेवलपमेंट में मदद करता है क्या, हाँ, सीड मैच्यूरेशन, सीड डेवलपमेंट में, सीड डॉर्मेंसी, ये चीज आपको दे रखी है कहां पर, एबीए एब्सिसिक एसिड, तो इसका होगा 4, तो 3 1 एंड 4, ए ऑप्शन लग रहा है। आगे भी देख ले, इथिलीन क्या है, इथिलीन ट्रिपल रिस्पॉन्स दिया है, ट्रिपल रिस्पॉन्स में जब सीड की बात करते हैं तो स्वेलिंग, एलोंगेशन होता है, देन हुक फॉर्मेशन, है ना, तो हुक फॉर्मेशन, एक्सिस जो एम्ब्रियो का एक्सिस है वो एलोंगेट होगा,
स्वेलिंग होगी पहले, तो फिर एम्ब्रियो का एक्सेस एलोंगेट होगा और फिर हुक फॉर्मेशन होगा, है ना, एपिकोटाइल बोल सकते हो आप। तो ट्रिपल रिस्पॉन्स रिलेटेड विथ इथिलीन, तो ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है ए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, assertion among the animals insects are the most species rich taxonomic group, बिल्कुल सही है, जंतुओं में कीट सबसे अधिक जातीय समृद्ध वर्गीकी समूह है। रॉबर्ट में प्लेसेस द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन, सही बात है, रॉबर्ट में के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता लगभग 7 मिलियन है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। तो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका ऑप्शन होगा बी। 118, biological control methods adopted in agricultural pest control, एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल में जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड अपनाया है वो है प्रिडेशन, मतलब प्रिडेटर और प्रे का रिलेशनशिप। तो प्रिडेटर्स कीप द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, हाँ सही बात है, पर भक्षी शिकार समष्टि को नियंत्रण में रखता है, हाँ सही है। प्रिडेटर्स मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, परभक्षी समुदाय की जातीय विविधता को बनाए रखता है, ये भी सही है। प्रिडेटर आर प्रूडेंट इन नेचर, परभक्षी प्रकृति में बुद्धिमान होते हैं, हाँ वे चालाक है, बुद्धिमान है कि अगर उन्होंने एक साथ प्रे पॉपुलेशन को खत्म कर दिया तो फिर आगे तो भूखे मर जाएंगे, ये भी सही है। प्रिडेटर्स एक्ट एज कंड्यूट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, बिल्कुल सही बात है, इकोसिस्टम में एक लेवल से दूसरे लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर करना पड़ेगी, बिकॉज द थर्मोडायनेमिक्स लॉ सेज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, फिर तो सभी सही हो गए, नहीं, याद रखो क्या पूछा है, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल आर बेस्ड ऑन, ये सब तो बिल्कुल सही है प्रिडेशन के लिए, पर इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी पे बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड बेस्ड है? सो आंसर होगा फर्स्ट, प्रिडेटर कीप्स द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। C4 plants are found in, C4 पादपों या फिर C4 प्लांट्स किस में मिलते हैं? क्या सिर्फ मोनोकॉट्स होते हैं, क्या सिर्फ डाइकॉट्स होते हैं? हाँ, हम तो एनसीईआरटी में मैम पढ़ रहे थे कि मेज, सॉर्गम, दो एग्जाम्पल्स हमने देखे थे और ये दोनों क्या है, मोनोकॉट्स है। एक बात मैं और बता दूं आपको, सनफ्लावर एस्टेरेसी फैमिली का मेंबर है और एक है अमेरांथस, ये दोनों डाइकॉट है और इन दोनों में C4 साइकिल मिलती है, मतलब C4 प्लांट्स कहलाए जाते हैं। तो ओनली डाइकॉट्स नहीं, ओनली मोनोकॉट्स नहीं, बोथ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, तो ऑप्शन होगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120, ऑप्टिमम CO2 कंसंट्रेशन फॉर मेज एंड व्हीट रिस्पेक्टिवली, मक्के तथा गेहूं के लिए CO2 सांद्रता का उचित मान बताएं। जब हम लिमिटिंग फैक्टर्स पढ़ते हैं ना, फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, तो मेजर लिमिटिंग होता है CO2। CO2 का अगर हम एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन देखें तो होता है 380 माइक्रो लीटर पर लीटर। पर अगर हम C3 प्लांट्स की बात करें तो बेटा C3 प्लांट्स में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो CO2 कंसंट्रेशन को बढ़ाए रखे, तो यहाँ पर उसे CO2 की ज्यादा भूख लगती है, मतलब सैचुरेशन CO2 का 450 माइक्रोलीटर पर लीटर, और वहीं पर C4 पाथवे C4 प्लांट्स में मिलता है जो CO2 कंसंट्रेशन को हमेशा बढ़ाए रखता है, तो इसका सैचुरेशन आ जाता है 360 माइक्रो लीटर पर लीटर पे। तो इसका मतलब कि अगर CO2 की बात करें तो C4 प्लांट्स के लिए तो CO2 कभी लिमिटिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि एटमॉस्फेयर में 380 है और CO2 की नीड कितनी है सैचुरेट होने के लिए C4 प्लांट्स को, 360, तो हमेशा ही ज्यादा रहता है CO2। तो यहाँ पर बोल रहा है गेहूं, गेहूं मतलब C3 है, व्हीट, और पहले दिया है रिस्पेक्टिवली, याद रखना है इसको, है ना,
पहले दिया है मेज, मेज C4 है, तो आपको बताना है मेज के लिए है कितना 360 और वीट के लिए C3 है वो 450, तो आंसर हो जाएगा 360 एंड 450, याद रखिए, तो 360 एंड 450, ऑप्शन बी। क्लियर है? तो 360 किसके लिए है बेटा? C3 की C4 प्लांट्स के लिए कम है ना, सेचुरेटेड, कम पे ही सेचुरेट हो जाते हैं, मतलब C4। मेज के लिए पूछा भी पहले, मेज के लिए, और फिर गेहूं मतलब C3 के लिए 450। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, इन मियोसिस 1 क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ, अर्धसूत्री विभाजन 1 में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। सही बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। द होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट while the sister chromatids remain associated at their centromeres during meiosis first। बिल्कुल सही बात है, ये तभी तो रिडक्शन एंड डिवीजन कहला रहा है, क्योंकि होमोलॉगस पेयर, तो वो जो डिप्लॉइड कंटेंट है वो रिड्यूस होके हैप्लॉइड हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन 1 के दौरान समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, जबकि संतति अर्ध गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट सही है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि क्यों उसमें क्रोमोसोम नंबर आधा होता है। सो ऑप्शन ए, जिसमें रीजन एंड असर्शन बोथ करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 122 assertion during aerobic respiration although the role of oxygen is limited। हाँ सही बात है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तक सीमित था ना, to the terminal stage of process yet the presence of oxygen is vital। हाँ एनसीईआरटी की लाइन है पूरी। वायवीय श्वसन के दौरान यद्यपि ऑक्सीजन की भूमिका प्रक्रिया के अंतिम पद तक ही सीमित होती है, फिर भी ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। सही है। रीजन, ऑक्सीजन एक्ट्स एज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर एंड ड्राइव द होल प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। कैसे ड्राइव करता है? हाइड्रोजन को निकालता जाता है। ठीक है, सो रीजन भी एकदम सही है। ऑक्सीजन अंतिम हाइड्रोजन ग्राही के रूप में कार्य करती है एवं तंत्र में से हाइड्रोजन निकालकर वायवीय श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया को संचालित करती है। सो दोनों स्टेटमेंट सही है, और वाइटल क्यों है ऑक्सीजन का प्रेजेंस, उसका रीजन भी दे रहा है। तो आंसर होगा इसका बोथ assertion and reason are true and reason is correct explanation ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, मॉर्गन्स का एक्सपेरिमेंट। मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट क्रॉस बी शोड लेस रिकॉम्बिनेंट देन क्रॉस ए। अब पहले तो ये रिकॉल कर लेना कि क्रॉस ए में किसकी बारी थी, किसका क्रॉस कराया था। सो बॉडी कलर, कैरेक्टर्स क्या थे? बॉडी कलर, आई कलर। ठीक है, और क्रॉस बी में कौन से दो कैरेक्टर्स को देखा था? आई कलर, विंग साइज। अब ये याद रखना, मैं क्लासरूम में आपको बताती भी हूं कि अगर ये एक क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है, इस पे मान लो ये जीन है बॉडी कलर का, इसके पास में ये जीन है आई कलर का, और यहाँ पर जीन है विंग के साइज का। तो आपको ये समझ में आ गया है कि जब इन दोनों कैरेक्टर्स की साथ में स्टडी हो रही है तो इसमें लिंकेज ज्यादा मिलेगा, मिलेगा दोनों ही में, पर ज्यादा किस में मिलेगा? इसमें। तो क्रॉस ए में जो कैरेक्टर्स देखे उसमें लिंकेज कैसा मिला? मोर। अब लिंकेज ज्यादा तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा, अगर पेरेंटल ज्यादा तो रिकॉम्बिनेशन लेस, और इसमें उल्टा हो जाएगा, लिंकेज लेस मिलेगा। लिंकेज अगर कम है तो पेरेंटल भी कैसा मिलेगा? लेस, तो रिकॉम्बिनेंट मोर। याद करो, अगर हम बात करें क्रॉस ए में तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन 98.7 थे और रिकॉम्बिनेशन 100 में से माइनस कर लो 1.3 था। ठीक है, और यहाँ पर क्रॉस बी की बात करें तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था 62.8, रिकॉम्बिनेशन 100 में से माइनस कर ले हम अगर हम 37.2%। क्लियर है?
तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि किसमें रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है। अब यहाँ पहला असर्शन क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में कि क्रॉस बी शोड लेस रिकॉम्बिनेशन, क्रॉस बी में रिकॉम्बिनेशन 37.2 है और यहाँ पर कितना है 1.3, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई ना। तो इस तरीके से आपको ये याद करना है। याद भी क्या करना है, इसमें बस कैरेक्टर्स पता हो, उनकी लोकेशन पता हो, तो हमें कंसेप्चुअली ये चीजें याद रह जाएगी। सेकंड, सटन एंड बोवेरी नोटेड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स वाज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन। बिल्कुल सही है। तो बेटा पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है और सेकंड स्टेटमेंट सही, तो ओनली सेकंड करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। स्टेटमेंट फर्स्ट, बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। बिल्कुल गलत है। प्रतिलेखन के दौरान डीएनए की दोनों श्रृंखला की प्रतिलिपि बनाई जाती है? नहीं है। क्यों नहीं बनाई जाती? बिकॉज दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स अगर कॉपी कर गए तो दो अलग अलग आरएनए के स्ट्रैंड बनेंगे। प्रोटीन के लिए कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग हो जाएगी, हमारी प्रोटीन मशीनरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और अगर दो आरएनए बने तो दोनों एक दूसरे के साथ वाइंडिंग करके डीएसआरएनए बनाएंगे और हमारा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। फिर सेकंड, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। पूरकता का सिद्धांत प्रतिलेखन की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। सही बात है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो यहाँ पर होगा ओनली स्टेटमेंट 2 करेक्ट। नेक्स्ट 125, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय गोट। गोट क्या है? हर्बीवोर है ना, प्राइमरी कंज्यूमर में। तो अगर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात होती है तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो बायोमास का प्रोडक्शन है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो प्रोड्यूसर्स ने बनाया है। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में जब कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स पे फीड करे और उसकी बॉडी में जो चीजें बने वो है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर क्लियरली बताया है कि न्यू ऑर्गेनिक, नया ऑर्गेनिक मैटर बाय गोट इन ग्रासलैंड। घास के मैदान में बकरी के द्वारा नवीन कार्बनिक पदार्थ के बनाए जाने के दर को क्या कहते हैं? नेट एनपीपी नहीं, बिल्कुल नहीं। नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी ये कुछ नहीं है। जीपीपी नहीं है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, द्वितीय उत्पादकता। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 126, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल। देखो ये क्लियरली इंटरैक्शन दे रखा है आपको, और जब भी दो स्पीशीज में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो वो पैरासिटिज्म भी हो सकती है, प्रिडेशन भी हो सकती है। तो जहां पर ऑप्शन हमें ये भी बन सकता है, ये भी हो सकता है। माइनस माइनस मतलब कंपटीशन, तो ये तो नहीं हुआ, ये सही बैठ रहा है। एक को नेगेटिव और एक को न्यूट्रल इंटरैक्शन, अमेंसिलिज्म सही है। एक को बेनिफिट और एक को न्यूट्रल, कमेंसिलिज्म ये सही है। मतलब इस पॉइंट पे आपको चेक करना था, है ना। तो आंसर होगा इसका बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी। देखो क्लियरली एनसीईआरटी बताती है कि प्रोकैरियोट्स में जो अंतःवर्षिष्ट पिंड मतलब इंक्लूजन बॉडीज मिलते हैं वो क्या रहते हैं बेटा? साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ये होते हैं विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड। तो यहाँ ए ऑप्शन ग्लूकोजन, हाँ ग्लाइकोजन और ठीक है। देन फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइशियस ग्रैन्यूल्स, सही बात है। पॉलीजोम बिल्कुल नहीं, तो यही तो चुनना था कि क्या नहीं है। तो पॉलीजोम है क्या? आरएनए के ऊपर राइबोसोम्स, ऐसे बनाता है ना, ऐसे एमआरएनए और फिर ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, which of the following have multicellular sporophyte which is not free living but attached to photosynthetic gametophyte। देखो मतलब जो स्पोरोफाइट है वो फ्री लिविंग नहीं है, किस पे अटैच्ड है? फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट पे, और उससे नरिशमेंट लेता है। निम्न में से किसमें बहुकोशिकीय बीजाणुविद स्वतंत्र जीवी नहीं होते लेकिन प्रकाश संश्लेषी युग्मविद से जुड़ा रहता है और उससे पोषण प्राप्त करता है?
तो टेरिडोफाइट्स में ऐसा कुछ था क्या? नहीं, इसमें फ्री लिविंग था आपका स्पोरोफाइट, ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स आ गई। जिम्नोस्पर्म में भी फ्री लिविंग था, तो यहाँ नहीं आएगा। थैलोफाइट्स में अपन ने बात ही नहीं करी थी, बहुत कम समय के लिए जाइगोट था, जिसको आप स्पोरोफिटिक भी बोल सकते हो। जाइगोट में रिडक्शनल डिवीजन हो रहा था। इसका आंसर होगा बेटा ब्रायोफाइट, है ना। ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है किस पे? गैमीटोफाइट पे। क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्टेम? तने के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इट बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड, सही बात है, पर्व संध्या व पर्व रखते हैं। कैन परफॉर्म वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, सही है, कायिक प्रवर्धन कर सकते हैं। डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल, एक सेकेंड, गलत है ये। मूलांकुर रेडिकल से थोड़ी बनता है स्टेम, स्टेम कहाँ से बनता है? लिम्यूल से। तो अब चौथा भी देख ले, बियर्स टर्मिनल और एक्सिलरी वर्ड, ये भी सही। तो आंसर होगा सी, जो स्टेम से रिलेटेड नहीं है वो चुनना था। क्वेश्चन नंबर 130, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी, बिल्कुल सही बात है। जब प्रौरव शीर्ष पुष्प में परिवर्तित हो जाता है, ऐसी स्थिति में पुष्प सदैव एकल होता है। एनसीईआरटी की लाइन है ये, फ्लावर में डिस्क्रिप्शन में पहली लाइन दे रखी, ये स्टेटमेंट सही। अ बर्ड इज प्रेजेंट एट द एक्सिल ऑफ लीफलेट इन कंपाउंड लीफ। हर एक पत्ती की बात करें तो जब सिंपल लीफ की बात होती है तो वहां पर एक्सिस में एक बर्ड मिलता है आपको, ये स्टेटमेंट गलत है। अब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज फाइलोटेक्सी, नहीं, फाइलोटेक्सी तो लीफ का अरेंजमेंट हो गया ना। पुष्पों के पुष्प अक्ष पर व्यवस्थित क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं, गलत, गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लावर्स अरेंज्ड इन बेसिपिटल मैनर और इंडेफिनेटली ग्रोइंग फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज साइमोज। साइमोज में बेसिपिटल होता है, सोच के बच्चा बिल्कुल ट्रू कर देगा, पर ये तो पढ़ो, इनडेफिनेटली ग्रोइंग नहीं है साइमोज, साइमोज लिमिटेड ग्रोथ होती है, रेसिमोज में इंडेफिनेटली ग्रोथ है। तो आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, assertion dicot plants can be differentiated from monocot plant on the basis of their internal and external structures। द्विबीजपत्री पादप को आंतरिक तथा बाह्य संरचना के आधार पर एक बीजपत्री से विभेदित किया जा सकता है, सही बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देन dicot plants show differences with monocots in their external structure but not internal structure। द्विबीजपत्री अपनी बाह्य संरचना में एक बीजपत्री से विभिन्नता दर्शाते हैं, परंतु आंतरिक संरचना में नहीं। क्यों? आंतरिक संरचना में भी तो डिफरेंसेस है, अपन ने एनाटॉमी में क्या पढ़ा है? डाइकॉट मोनोकॉट में डिफरेंसेस ही तो पढ़े। ये स्टेटमेंट गलत है, तो ए सही है, रीजन गलत, आंसर होगा इसका सी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ध्यान से पढ़ा होगा ये क्वेश्चन का सही गया होगा कि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पूछा। 132, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए, फ्लावर्स आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स, बिल्कुल सही है, पुष्प आकृतिकीय एवं भ्रूणिकीय आश्चर्य तथा लैंगिक जनन का स्थल है, सही बात है। एंथर आर अटैच्ड टू प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, नहीं 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 नहीं, क्यों भाई? ऐसा होता है ना एंथर, तो ये जो प्रॉक्सिमल एंड है वो थैलेमस से अटैच्ड है फिलामेंट का, और ये डिस्टल एंड है, दूरस्थ, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है भाई, बी वाली। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम रिप्रेजेंट द नॉन इसेंशियल पार्ट्स, नहीं, क्योंकि ये तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, गलत हो गया ये स्टेटमेंट। नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेंस आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ मेनी स्पीशीज, बिल्कुल सही है। तो इसमें से कितने सही दिख रहे हैं आपको? दो, ए और डी सही है, इसमें 2। नेक्स्ट 132, which of the following is not a character related to red algae? रेड एल्गी से रिलेटेड इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है? निम्न में से कौन सा लक्षण लाल शैवालों से संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊगैमस, बिल्कुल सही बात है। लैंगिक जनक विषम युग में होता है, सही बात है। दे ऑकर इन बोथ वेल लाइटेड एरियाज एंड ग्रेट डेप्थ्स, ये भी सही है। पूर्ण प्रकाशित क्षेत्रों एवं समुद्रों की अत्यधिक गहराइयों में दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट सही है।
पर नॉट पूछा है। फूड स्टोर्ड इन देम इज साइनोफाइशियन स्टार्च, नहीं, फ्लोरिडियन स्टार्च, वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, ये स्टेटमेंट गलत है। दे रिप्रोड्यूस बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, ये सही। तो क्या नहीं है रेड एल्गी, तो आंसर होगा इसका सी। ठीक है। Which of the following pyramids is not upright? pyramid of energy हमेशा upright होता है, not upright बोला है। pyramid of biomass in C, बिल्कुल सही बात है, ये inverted है। बिकॉज जब आप बात करते हैं बायोमास की, सो फाइटोप्लैंक्टन का वजन कम माना जाता है एज कंपेयर टू जू प्लैंक्टन, और फिर वजन स्मॉल फिशेस और बड़ी मछली लार्ज फिश। तो इन्वर्टेड पिरामिड है ये ना, तो ये गलत हो गया, तो अपराइट नहीं है। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड, ग्रासेस का नंबर ज्यादा, फिर इंसेक्ट्स, फिर उन पे फीड करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और फिर टॉप मोस्ट कंज्यूमर का नंबर का, तो ये सही है डी। पिरामिड ऑफ नंबर इन लेक, नंबर का भी पिरामिड अगर लेक की बात करें तो वो भी अपराइट होगा ना। फाइटोप्लैंक्टन्स की बात कर लें तो ज्यादा, फिर उस पे फीड करने वाले हर्बीवोर्स कम, फिर बड़ी मछलियां, तो ये अपराइट कौन सा नहीं है, ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 135, मैच दी कॉलम। फ्रेगमेंटेशन, देखो डीकम्पोजिशन की स्टेप्स में याद कराती हूँ आपको क्लास में, FLC HM, ये तीनों साइमल्टेनियस होती है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है, स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है डेट्रिटस को, फोर्थ ऑप्शन, आपके तीन ऑप्शन फोर्थ है। प्यूमिफिकेशन का मतलब है कि कुछ ऐसा सब्सटेंस आप बना रहे हो जो डार्क कलर का है, अमोर्फस है और रेजिस्टेंट है, सो फोर और फिर फर्स्ट, ये दो ऑप्शन आ गए आपके। नेक्स्ट कैटाबॉलिज्म, मतलब तोड़ना, पर कौन तोड़ रहा है, बैक्टीरिया और फंजाई, मतलब 4 1 3। देन लीचिंग, मतलब वाटर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को नीचे बैठ जाना सॉइल हॉरिजन में, तो आंसर होगा इसका डी। स्टेप 136, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चीफ पिगमेंट। चीफ पिगमेंट हम जानते हैं क्लोरोफिल ए, इसमें कोई दो राय है नहीं है, ब्राइट ब्लू ग्रीन कलर। ठीक है। 137, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव आइसोटोप was employed by Kelvin for tracing the path of carbon in photosynthesis। तो कार्बन का पाथ ट्रेस करने के लिए उन्होंने यूज करा था, देखो C12 तो नॉर्मल आइसोटोप है, यहाँ पर उन्होंने यूज करा था C14, ये तो आपको पता होना चाहिए। और किस पे बात करी थी, क्लोरेला एल्गी की बात करी थी, और ये कब चल रही थी सारी चीजें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। और इस पे क्या कंट्रोवर्सीज थी, इन्होंने बताया था कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 प्लांट्स का होता है PGA। फिर कंफ्यूजन आने लगे कि अगर CO2 को ट्रैप किया जा रहा है तो ट्रैप करने वाला फिर कौन होगा, क्योंकि ये तो एक कार्बन वाला है, तो अगर PGA बनता है 3 कार्बन वाला, तो मतलब आपका ये जो सबस्ट्रेट है इसमें कितने कार्बन होना चाहिए थे, 2 नहीं, पर बहुत कंफ्यूजन चले और फिर समझ में आया कि ये 5 कार्बन वाला होता है, और ये 3 कार्बन की कितने मॉलिक्यूल्स बने, 2। ABA इंड्यूसेस, ABA क्या करवाता है, एब्सिसिक एसिड सीड डोरमेंसी इंड्यूस करता है, स्ट्रेस हार्मोन है ये। सिनगैमी नहीं, पार्थेनोकार्पी कराने वाला ऑक्सिन है, जर्मिनेशन भी नहीं कराता, ये क्या कराता है, सीड डोरमेंसी को इंड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, द केल्विन साइकिल प्रोसीड्स इन दी 3 स्टेजेस, कौन सी 3 है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। ठीक है। विच कॉलम इज नॉट करेक्टली मैच, ए एंड बी से देखें तो ए एंड बी में CO2 लगता है, ATP NADPH2, बिल्कुल सही बात है। रिडक्शन में देखें तो NADPH2 ATP लगता है, सही बात है। सी में रीजनरेशन में ATP लगता है, सही है। ए बी और सी में CO2 ATP, अरे ये नहीं लगता ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी।
140. The best example of pleiotropy. Pleiotropy means what? Single gene, multiple phenotype. बहुत सारे phenotypic characters को कंट्रोल करता है सिंगल जीन. ठीक है, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें प्लियोट्रोपी का, ह्यूमन स्किन कलर है क्या? नहीं, ये तो पॉलीजेनिक का है बेटा. पॉलीजेनिक का मतलब होता है मेनी जीन्स अफेक्ट वन कैरेक्टर. फिनाइल कीटोन्यूरिया, हाँ बिल्कुल सही बात है. कलर ब्लाइंडनेस नहीं, ये तो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है. और एबीओ ब्लड ग्रुप में अपन देखते हैं तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो है पूरा ये मल्टीपल एलिलिज्म. तो आंसर होगा इसका प्लियोट्रोपी का बी फॉर बॉम्बे. ठीक है. 141. The figure shows 3 steps A, B and C. A, B and C. कौन सी सही है? A represents removal of tRNA and B represents peptide bond formation. A tRNA के हटने को प्रदर्शित करता है, वह B पेप्टाइड बंध के निर्माण को. A tRNA के हटने को नहीं, A तो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है और B है tRNA का हटना. तो ये स्टेटमेंट गलत है. बी वाला ऑप्शन टीआरएनए के हटने को प्रदर्शित करता है, वह ए पेप्टाइड बंध. हाँ ये सही बात है. आगे और देख ले. सी रिप्रेजेंट फर्स्ट अमीनो एसिड. सी कहाँ है? ये ठीक है, फर्स्ट अमीनो एसिड. फर्स्ट अमीनो एसिड containing tRNA coming at A site. A, B and C shows termination reaction. A, B और C नहीं, एक इनिशिएशन भी है. तो इसमें एक ही ऑप्शन सही दिख रहा है आपका बी फॉर बॉम्बे. ठीक है, बी फॉर बॉम्बे. Question number 142. Assertion. The development and differentiation of embryo into adult organism are the result of coordinated regulation of expression of several sets of genes. एक भ्रूण का वयस्क जीव में विकास व विभेदन कई जीन के विभिन्न समूहों की अभिव्यक्ति समन्वित नियमन का परिणाम है. जब हम सेंट्रल डोगमा देखते हैं तो जीन दैट मीन्स जो डीएनए है, डीएनए प्रोड्यूस करता है आरएनए. मतलब डीएनए को टेम्पलेट जैसा समझ के हम आरएनए का फॉर्मेशन करवाते हैं हमारी सेल्स. अब आरएनए क्या होता है? आरएनए एक्सप्रेस होता है प्रोटीन के फॉर्म में. प्रोटीन बनाएगा एंजाइम्स और एंजाइम रेगुलेट करते हैं हमारे कैरेक्टर्स को. तो ये स्टेटमेंट देखी जाए तो बिल्कुल सही है. डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन दोनों जब एम्ब्रियो की बात होती है तो यहाँ पर इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल जीन्स. रीजन की बात करें तो रीजन में द एक्सप्रेशन ऑफ ऑल जीन्स आर नॉट रिक्वायर्ड साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. एक ही जीव के विकास के दौरान एक साथ सभी जीन की अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती. बिल्कुल सही है. क्यों? बिकॉज जब कोऑर्डिनेशन चल रहा है तो जिस पार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन भी होगा. मतलब जो एक्सप्रेशन होता है ये सभी एक साथ नहीं होगा. सारे जीन्स का एक्सप्रेशन जिसकी आवश्यकता पड़ रही है या रिक्वायर्ड है उसका एक्सप्रेशन होगा. सो दैट मीन्स असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एंड रीजन एक्सप्लेन्स द असर्शन. तो ऑप्शन होगा आपका ए. हाँ देखो, लिविंग वर्ल्ड में वो टेबल दिया है आपको. करेक्ट मैच, करेक्ट मैच आपको ढूंढना है. वीट ट्रिटिकम, इसका हो जाएगा ट्रिटिकम और हो जाएगा मोनोकॉट मतलब फर्स्ट. तो ऐसा ऑप्शन डी और फर्स्ट ये दो है, दो दिख रहे हैं. ठीक है. देन मैन का देख लो. मैन है होमो मतलब ए और मेमेलिया. ए और फोर्थ, ए और फोर्थ तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको. पहले पकड़ में आ गया. थर्ड भी देख लो. मैंगो, मैंगो का सी मैंजीफेरा और फिर इसके बाद है डाइकॉट है. ठीक. हाउस फ्लाई का देख लो. मस्का, मस्का लगाया. मस्का, मस्का बी का और फिर थर्ड वन इंसेक्टा. सही बात है. ए आंसर होगा इसका. 144. गिवन बिलो इज द फॉर्मूला रिलेटेड टू विच फैमिली. ये 222 का मल्टीपल ब्रासिकेसी फैमिली है बेटा. सबसे पहला जो मदर एक्सिस दिया है ये तो याद ही करने वाला है.
ब्रासिकेसी फैमिली। ठीक है, याद रखने वाला पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 145 आपको दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से। फ्यूनिकल क्या है? स्टॉक है, स्टॉक है। हाइलम ऐसा पार्ट जहां पर ओव्यूल की बॉडी फ्यूज हो रही है फ्यूनिकल से। तो फिफ्थ एंड फोर्थ, और फिर फोर्थ एक ही ऑप्शन दिख रहा है। तो आगे भी देख ले। इंटेग्यूमेंट्स क्या है? इंटेग्यूमेंट्स वन ऑफ द टू प्रोटेक्टिव ट्री हो गया। फिर इसके बाद चलाजा, चलाजा, चलाजा क्या है? बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल ना। एनाट्रोपस में देखो तो ये ऊपर आ जाता है क्योंकि उल्टा है ओव्यूल। न्यूसेलस फर्स्ट ऑप्शन। तो 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1 बी ऑप्शन। नेक्स्ट देख ले 146 प्लांट्स कैप्चर ओनली, देखो लाइट का जो इंसिडेंट है प्लांट पे, है ना, इस सनलाइट का लेस देन 50% है पार। ठीक है, अब ये पार जैसे ही पड़ा तो प्लांट कितना यूटिलाइज करता है? 2 to 10% ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। तो यहाँ पर 2 to 10% का ऑप्शन दिख रहा है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताओ इंसिडेंट रेडिएशन का प्लांट कितना यूज करता है, तो अरे अगर ये पार अगर लाइट का लेस देन 50% है और पार का 2 से 10% यूज होता है प्लांट के द्वारा, तो फिर इंसिडेंट का प्लांट कितना यूज करता है? 1 से 5% ऑफ इंसिडेंट लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द रॉन्ग ऑप्शन। निम्न विकल्पों में से गलत को चुने। लाइकेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिलेशनशिप। लाइकेन एक साहूकारी संबंध का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। ऑब्लिगेट म्यूचुअल है। माइकोराइजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासिटिज्म, नहीं, गलत है। रिसोर्स पार्टीशनिंग अवॉइड कंपटीशन अमंग स्पीशीज, बिल्कुल सही बात है। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाज गिवन बाय गॉस, कॉनेल ने नहीं दिया। तो इसमें से आपको पता लगाना है कि कितनी स्टेटमेंट रॉन्ग है। हाँ, रॉन्ग है, गलत। सो बी एंड डी, बी एंड डी गलत है। ठीक है, पता चला, पूरा अच्छे से सॉल्व कर लिया और सही क्या है ये लगा दी, जबकि क्या पूछा है इनमें से गलत क्या है, रॉन्ग क्या है। 148 डेवलपमेंट इन प्लांट इज, पादपों में विकास ओनली अंडर द कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, गलत है। केवल आंतरिक कारकों के नियंत्रण में है, गलत है ना। इंक्लूड्स प्लाज्मेटिक ग्रोथ फॉलोड बाय डिफरेंशिएशन, सही बात। पहले प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ होती है, फिर मैच्योरेशन होता है। ठीक, ओनली गवर्न्ड बाय इंटरसेल्युलर फैक्टर्स लाइक जेनेटिक, ओनली नहीं है ना यार, ये भी गलत हो गया। तो नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंट फैक्टर्स, गलत है, इन्फ्लुएंस होता है। तो एक ही ऑप्शन सही है आपका, इंक्लूड्स प्लाज्मेटिक ग्रोथ, जीव द्रव्य की वृद्धि जिसका अनुसरण विभेदन करता है, फॉलोड बाय डिफरेंशिएशन, मतलब मैच्योरेशन होता है। 149 इन द क्रोमेटोग्राम प्रिपेयर्ड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी क्लोरोफिल बी का कलर क्या है? देखो ब्राइट ग्रीन की अगर बात करें तो ब्राइट ग्रीन तो था आपका क्लोरोफिल ए, येलो ग्रीन क्लोरोफिल बी, येलो ज़ैंथोफिल और येलो ऑरेंज आपका कैरोटीनॉइड्स। आंसर होगा इसका बी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट, पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। हाँ, सही बात है। आटे का फूला हुआ दिखना CO2 गैस से के उत्पन्न होने के कारण है, पर आपको गलत चुनना है ना, रॉन्ग। तोड़ी इज प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटिंग सैप ऑफ पाम बाय माइक्रोब्स, सही बात है। ताड़ी को सूक्ष्म जीवों द्वारा ताड़ के रस के गिवन करने के क्रिया से बनाया जाता है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड्स, सही है। BSF याद कराया है मैंने आपको। BSF बैम्बू, सोया, फिश।
को फर्मेंटेड फॉर्म में लेते हैं. चीज आर राइपेंड बाय सम स्पेसिफिक मल्टी सेल्यूलर माइक्रोब्स ओनली. एक सेकेंड, सम स्पेसिफिक मल्टी सेल्यूलर माइक्रोब्स ओनली है क्या? क्यों? यूनिसेल्यूलर माइक्रोब्स बैक्टीरिया की मदद से भी राइपनिंग हो सकती है और यीस्ट की मदद से भी राइपनिंग हो सकती है. तो यहाँ पर ओनली का ऑप्शन गलत है. ठीक है, तो मल्टी सेल्यूलर ओनली नहीं, यूनि भी होता है. तो ऑप्शन होगा डी फॉर दिल्ली. सो दिस कंप्लीट्स आर FLT 7 टेस्ट पेपर्स सॉल्यूशन ऑफ बॉटनी सेक्शन. होप सो आपका स्कोर बहुत अच्छा रहा है. एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर द नेक्स्ट टेस्ट एंड फॉर योर नीट एग्जामिनेशंस. थैंक यू सो मच.